नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल राज 827 में। दोस्तों, अगर आप भी IIVF का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो मैं बता दूं, आपको एग्ज़ाम देने के लिए इससे पहले आपको एक IIVF का ट्रेनिंग लेना होगा, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो दोस्तों, मैंने हाल में ही ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है IIVF एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि IIVF एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग कैसे होता है, इसका वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरह से मेरे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले मेरे नए नए वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ बोनस दे रहे हैं या उसको उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप उसको दिन भर का 600 रुपए देते हैं और उसने आज अच्छा कार्य किया तो आपने उसे 200 रुपए बढ़ा के दे दिए। तो आप ये 200 रुपए आज की तारीख में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसने अच्छा कार्य किया, ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जिसे आप पैसे के संदर्भ में बता सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, आपको उन सारे ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करके चलना है। इसी को हम कहते हैं मनी मेजरमेंट। ठीक है? अब आपको मैंने 3 कांसेप्ट बताए हैं, एक बिज़नेस एंटिटी, दूसरा गोइंग कंसर्न और तीसरा है मनी मेजरमेंट। अब आप बताइए, इसमें आपको कुछ पूछना है? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। ठीक। इसके बाद आपका अगला आता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एक तरीके का आपका, जैसे हमारा 1 साल चलता है ना, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हम उसको 1 साल मानते हैं। उसी तरीके से अकाउंट्स में, फाइनेंस में हमारा जो ईयर होता है, जो साल माना जाता है, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है? अब ये अकाउंटिंग पीरियड जो है, ये इसको हम लेखांकन अवधि कहते हैं, और लेखांकन अवधि को स्थापित समय अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके दौरान लेखांकन कार्य जो है वो निष्पादित होते हैं। मतलब आप उस टाइम पे एनालाइज कर रहे होते हैं अपने सारे साल के उसको। ठीक है? एक कैलेंडर में होता है, एकत्रित विश्लेषण किया जाता है। लेखांकन की जो अवधि है की गणना बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जो निवेशक होते हैं वो इसी के आधार पर निवेश करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का कहने का मतलब यही है कि आप मान लीजिए आपका बिजनेस शुरू हुआ, आपने 1 अप्रैल से अपना ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने लगे, लेखा जोखा बनाने लगे आप, तो आपको ये चेक करना है, आपको ये डिसाइड करना है, ये पहले से तय करना है कि आप उसको हफ्ते भर में एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, या हर महीने करेंगे, या 4 महीने पे करेंगे, या 6 महीने पे करेंगे, या साल के अंत में करेंगे। और आपने जो एक पहले दिन डिसाइड किया वही आपको पूरे साल भर तक लेकर चलना है। अगर आपने ये सोच लिया कि हम हर हफ्ते करेंगे तो पूरे साल आपको हर हफ्ते ही करना होगा। और अगर आप 6 महीने बाद करना चाहते हैं, ये आप पहले दिन से तय करेंगे। आप बार-बार चेंज नहीं कर सकते हैं कि 1 महीने तो आपने हफ्ते-हफ्ते भर कर लिया, फिर 1 महीने बाद करने लगे, ऐसा नहीं करना है। पहले दिन से आप जिस चीज़ को अपनाएँगे वो साल भर आपको लेके चलनी है। तो इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है? इसके बाद आता है आपका अक्यूरल। अब अक्यूरल क्या होता है? अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हिंदी में कहा जाता है लेखांकन का उपार्जन आधार। ठीक है? Accrual accounting is an accounting method where revenue or expenses are recorded when a transaction occurs या when payment is received or made. The method follows your matching principle. अब यहाँ matching principle दिया गया है क्योंकि accrual और matching आपका एक ही चीज पे बेस्ड है, एक ही तरीके से काम करता है। तो लेखांकन का उपार्जन आधार यानी कि आपका क्यूरल अकाउंटिंग कहता है कि किसी उद्यम के लेन-देन, घटनाओं और परिस्थितियों के जो वित्तीय प्रभावों को उस अवधि में दर्ज करने का प्रयास करता है जिसमें वे घटित होती हैं।
ना कि उन्हें उस अवधि में दर्ज किए जाने का जिसमें नकदी प्राप्त या भुगतान की जाती हो। मानना ये है कि मान लीजिए कि आप ने अपने बिजनेस में आज 5,000 रुपए का सामान बेचा, लेकिन आपको वो 5,000 का सामान तो चला गया, लेकिन पैसा आपको अगले हफ्ते मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जब 1 हफ्ते बाद पैसा मिलेगा तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। आज की तारीख में आपकी कंपनी से सामान चला गया तो आप आज की तारीख में रिकॉर्ड करेंगे। जब उसका पैसा मिलेगा तब उस तारीख में उसके पैसे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मतलब उसी समय अवधि में ही आपको रिकॉर्ड करना है जब वह हुई है, घटित हुई है। तो दैट इज योर अक्यूरल अकाउंट, उपार्जन आधार। इसके बाद है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को हिंदी में कहते हैं राजस्व मान्यता। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ अक्यूरल अकाउंटिंग। जो भी आप ये अक्यूरल पढ़ रहे थे, ये इसी के बेसिस पे है। मतलब व्हेन एंड हाउ बिजनेस रिकॉग्नाइजेस और रिकॉर्ड देयर रेवेन्यू, दैट बिजनेस रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न्ड, जिसे हम अक्यूरल अकाउंटिंग कहते हैं, रेदर देन व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, मतलब राजस्व मान्यता लेखांकन का एक पहलू है जो ये निर्धारित करता है कि व्यवसाय कब और कैसे अपने राजस्व को पहचानता है और उसे रिकॉर्ड करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय को राजस्व को तब पहचानना चाहिए जब वह अर्जित किया जाता है, ना कि जब उसका भुगतान हो। तो ये दोनों सेम है एक तरीके से, एक्यूरल और रेवेन्यू। और इसी के साथ आपका तीसरा आता है जिसे हम मैचिंग कहते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल भी आपका यही कहता है दैट ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्पेंडिंग एंड अर्निंग, यानी कि जितने खर्चे हो रहे हैं और जितना आपके पास आ रहा है। इट रिक्वायर्स दैट एनी बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज रिलेटेड टू रेवेन्यू। मतलब ये जो मैचिंग सिद्धांत है, ये लेखांकन में एक मूलभूत अवधारणा है जो ये शामिल करता है कि जो पारदर्शी और बहुत सटीक होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसका ट्रैक आप रख सकें और जो सही हो, कहीं पे भी छिपाव ना हो। ये सिद्धांत उनके जो भी राजस्व हैं, व्यवहारिक शब्दों में से यही कहा जाता है कि जो राजस्व है उसकी मान्यता इसको दी जानी चाहिए। किसी भी संस्था की जो स्वास्थ्य है, यानी कि जो हेल्थ कंडीशन है आपकी कंपनी की, वो रिकॉर्ड होती है। तो इसे हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब कितने खर्चे हैं और कितना आया है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इन दोनों को रिकॉर्ड करके चलना चाहिए और दोनों मैच होने चाहिए, क्योंकि जितना पैसा आया उसी में से आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज योर मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग के बाद अगला आता है, उसे हम कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि दैट सजेस्ट दैट द बिजनेस शुड रिपोर्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन in their financial statement so that the users who are able to read the financial information are in a better position to make the important decisions जो साल के अंत में लिए जाते हैं। यानी कि आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी को बिना किसी छिपाव के शो करना है, रिकॉर्ड करना है, या अनिवार्य रूप से। और ये सिद्धांत विवरणों की जो भी जानकारी देने के रूप में अपने आप को शो करता है, ना कि उसको छिपाने के रूप में। आपके पास आपकी कंपनी में नुकसान हुआ है उसको भी आप लिखेंगे, कोई लॉस हुआ है उसको भी लिखेंगे, डिस्काउंट दिया है उसको भी लिखेंगे, और कहीं से प्रॉफिट आया है उसे भी लिखेंगे। हर चीज को रिकॉर्ड करके चलना। तो दैट इज योर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नो मैम। ठीक है, अब इसके बाद है आपका ड्युअलिटी कंसेप्ट। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी आगे जब आप रिकॉर्डिंग सीखेंगे तो ड्युअलिटी कंसेप्ट को ही डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, यानी कि दोहरा पहलू अवधारणा, और वहां पे ये दोहरा लेखा प्रणाली के रूप में आता है। तो ये ड्युअलिटी कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं दोहरा पहलू की अवधारणा। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग इज नोन एज द ट्रांजैक्शन ऑफ योर बिजनेस is recorded in two separate accounts। दो अकाउंट्स में होता है, जिसमें एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। यहाँ देने वाला और लेने वाला दोनों का रिकॉर्ड होता है।
So the dual aspect concept indicates that each transaction made by a business impacts the business in two different aspects, जो equal भी होता है और opposite भी होता है. Equal इसलिए होगा कि 20,000 का सामान लिया है तो 20,000 ही दे रहे होंगे, और इक्वल हुआ, और ऑपोजिट ये हुआ कि एक लेने वाला एक देने वाला, एक के पास आ रहा है और एक के पास से जा रहा है. तो यहाँ दो चीजें रिकॉर्ड होती है, एक तो डेबिट में होता है और एक क्रेडिट में, लेने वाले के साइड और देने वाले का. तो दैट इज योर डुअलिटी कंसेप्ट, जिसे हम दोहरा पहलू अवधारणा कहते हैं. प्रत्येक लेन देन व्यवसाय को दो तरीकों से प्रभावित करता है, जो समान भी होता है और विपरीत भी होता है. मतलब ऑपोजिट भी होता है और इक्वल भी होता है. मतलब जैसे कोई नगद देने वाला है तो कोई व्यक्ति होगा उसे लेने वाला. मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का सामान किसी को बेचा, तो बेचा है आपने तो आप सेलर हो गए, और जिसने खरीदा है वो आपका कस्टमर हो गया. तो दो लोग हो गए, एक लेने वाला और एक देने वाला. तो दैट इज योर डुअलिटी कंसेप्ट. डुअलिटी के बाद आता है आपका मटीरियलिटी कंसेप्ट. मटीरियलिटी को हम हिंदी में कहते हैं भौतिकता. भौतिकता अवधारणा. तो materiality concept in accounting refers to the concept that all the material items should be recorded properly in the financial statements. Material items are considered as those items whose inclusion or exclusion results in significant changes in the business मेकिंग फॉर द यूजर्स कह लीजिए, या जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले रहा है. यानी कि ये वह सिद्धांत है जिसके द्वारा एक लेखाकार ये निर्धारित करता है कि क्या जो भी घटना है या वस्तु है किसी कंपनी की, उसकी रिपोर्ट में प्रकट किए जाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो पर्याप्त है कि नहीं है. मतलब कहीं कुछ छुपा तो नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है कि नहीं है. दैट इज योर मटीरियलिटी कंसेप्ट. मतलब आपको एक छोटे से छोटे खर्चे को भी अपनी कंपनी के रिकॉर्ड करके चलना है. दैट इज योर मटीरियलिटी कंसेप्ट. इसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक लागत. अब ऐतिहासिक लागत या हिस्टोरिकल कंसेप्ट इस पे बेस्ड करता है कि द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस tends to be recorded at their historical cost. मतलब ऐतिहासिक लागत पे ही उसको रिकॉर्ड करना है. The principle states that a company or business must account for and record all assets at their original cost or purchase price in the balance sheet, and is also applies for the liabilities. आप कह लीजिए, यानी कि बैलेंस शीट पर उनकी जो भी ऐतिहासिक लागत पर दर्ज किया जाना चाहिए, भले ही समय के अनुसार या समय के साथ साथ जो उसका रेट है, जो उसका मूल्य है, उसमें वृद्धि हो गई हो. मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, तो आपने उसके लिए दुकान खरीदी होगी या प्रॉपर्टी खरीदी होगी. तो अगर आपने आज की तारीख में खरीदी है तो 4 साल बाद उसके रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन आप बढ़े हुए रेट में 4 साल बाद नहीं लिखेंगे, आप उसी रेट में लिखेंगे जिस रेट पे आपने उसे खरीदा है. तो जिस रेट पे आपने खरीदा है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इस यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है? नहीं. ठीक है. हिस्टोरिकल कॉस्ट के बाद आपका अगला आता है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म, या आप इसे कहते हैं रूढ़िवादी. यानी कि इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं रूढ़िवादी सिद्धांत. तो कंजर्वेटिज्म जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो एक अवधारणा है जो इस विचार को संदर्भित करती है कि कोई भी व्यय हो, कोई भी देनदारियां हो, उनको जितनी जल्दी हो सके आपको उस स्थिति में पहचान लेना है, उसके परिणाम को सुनिश्चित करना है, और उसकी रिकॉर्डिंग लिख के चलती है, उसको आपको रिकॉर्ड करना है. यदि किसी लेखाकार के पास किसी अकाउंटिंग इश्यूज के लिए 2 संभवतः परिणाम होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से चूज